स्टूडेंट्स, सो एक और प्रॉब्लम है इरडोव से ही आई। इरडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.267 और ये प्रॉब्लम भी एनर्जी के ही कंसेप्ट के ऊपर है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर भी एनर्जी का कंसेप्ट है और इसके अंदर भी एनर्जी का ही कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताने का मेरा एक पर्पज़ है। आई मीन जो सोल्यूशन मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ अभी, जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा उसके पीछे मेरा एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ है मुझे आपको जेई एडवांस 2012 का एक पैराग्राफ है, राइट, रोटेशनल मैकेनिक्स पर। रोटेशनल मैकेनिक्स जेई एडवांस 2012 क्वेश्चन पेपर के अंदर एक पैराग्राफ है, उसमें 2 क्वेश्चंस आपस में लिंक करे गए हैं। सो उस क्वेश्चन की जो थ्योरी है, आई मीन जिस कंसेप्ट के ऊपर उस क्वेश्चन को पूछा गया था क्वेश्चन पेपर के अंदर, मैं आपको चाह रहा था कि उस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं एंड एट द सेम टाइम मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और प्लस मुझे एक बेनिफिट हो जाए। सो हो सकता है कि अभी आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन मैं दूँ वो शुरू में आपको लगे कि थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, लेंदी सोल्यूशन है, मे बी हो सकता है। और क्योंकि आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे, अलग अलग जगहों से सोल्यूशन सर्च करोगे, तो हो सकता है कहीं पर आपको इससे छोटा सोल्यूशन मिल जाए, कहीं बड़ा सोल्यूशन मिल जाए, अलग अलग चीज़ें पॉसिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करने जा रहा हूँ और आप देखिएगा कि क्या वो एग्जांपल आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ना एक ट्रैक बनाने जा रहा हूँ, एक सर्कुलर ट्रैक, राइट। सो आप देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूँगा अभी, बिकॉज सर्किल मुझे बनाना है। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले एंड देन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है। देखिए, सोल्यूशन पाना एक अलग बात होती है, लेकिन मेन पॉइंट आपको ये समझना होता है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। तो सपोज करो कि जो ये सर्किल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ना, एक सर्किल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। तो मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है ये हमारा कोई स्टेडियम है। इमेजिन कर लें कि ये कोई एक स्टेडियम है, राइट, क्रिकेट स्टेडियम मान सकते हो आप, सर्कुलर क्रिकेट स्टेडियम। और आप मॉर्निंग वॉक पे गए हो और आप इसके चक्कर लगाना चाह रहे हो। तो मैं आपको अब इसके सामने लाऊंगा। लेट्स से ये एक पर्सन है, राइट। तो ये पर्सन मान लेते हैं यहाँ पर है, स्टेडियम में है, ठीक है। ये पर्सन स्टेडियम के एक पॉइंट पर आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे खड़ा है ये और ये चक्कर लगाएगा। तो यूजुअल कंडीशंस में जब आप कोई भी पर्सन किसी स्टेडियम का चक्कर लगाता है तो आप ऐसे ऐसे मूव करते जाते हो, ऐसे ऐसे मूव करते जाते हो, ऐसे ऐसे मूव करते 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 इस तरह से आ जाओगे। तो होता क्या है कि जब आप एक स्टेडियम का चक्कर लगाते हो तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका फेस इस तरफ है, योर फेस इज़ ऑन दिस साइड। बट आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन वॉक करके जब आते हो तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद नाउ योर फेस इज इन दिस डायरेक्शन। अब आपका फेस इधर की तरफ आ गया है। सो आपने क्या किया, आपने अपनी लोकेशन चेंज की। इस बॉडी ने, ये ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी की लोकेशन चेंज हो गई है। इस ह्यूमन बॉडी की लोकेशन यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर आ गई है। तो इसकी लोकेशन चेंज हुई है और साथ में इस ह्यूमन बॉडी का जो फेस डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। फेस डायरेक्शन कि जो फेस फ्रंट साइड पे था आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन वो अब हमारे साइड आ गया, इस साइड आ गया है, राइट। तो इस मोशन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये एक कंबाइंड मोशन कैटेगरी में जाएगा, कंबाइंड मोशन कैटेगरी में। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक मैं वर्चुअल सिनेरियो आपके सामने पुट करूंगा, उस वर्चुअल सिनेरियो को आप समझो। सपोज करो कि कोई ऐसा इंसान हो जो किसी भी तरीके से हाफ सर्किल पर मूव तो करे बट अपना फेस जिस तरफ था उसी तरफ रखा हो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फेस, लाइक दिस। सपोज द पर्सन मूव लाइक दिस, स्लाइड करता हुआ चले एंड स्लाइड करता हुआ वो हाफ रिवॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर आ जाए। सो पर्सन इस प्लेस से डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेस पे चला गया। बट इस प्रोसेस में जो फेस ऑफ पर्सन है, आप देख सकते हो फेस अभी भी सामने है। सो फेसिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पर्सन इज जस्ट स्लाइडिंग लाइक दिस, पर्सन इज जस्ट स्लाइडिंग। एंड देन आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट you can think as the person will rotate about an axis which passes through its own body.
इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अबाउट इसको हम टर्न कर देते हैं ऐसे 180 डिग्री, राइट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशंस में जब हम वॉक करते हैं तो हमारी वॉकिंग ऐसी होती है कि चलते चलते आपका फेस डायरेक्शन बदलता है, दिस इज नॉर्मल कंडीशंस। सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वॉक? अगर आप यहाँ से यहाँ वॉक करके आए हो, लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप वॉक करके आ गए, तो आपका नॉर्मल कंडीशन क्या था कि पहले आपका जो फेस है वो इस तरफ है। इन द नॉर्मल कंडीशंस योर फेस इज इन दिस डायरेक्शन, एंड जब आप वॉक करके ऐसे आ जाते हो तो नाउ यू आर फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, योर बॉडी फेसेस इन सम अदर डायरेक्शन। तो इसके अंदर आपने दो काम किया है। एक तो आपने अपने आप को रीलोकेट किया, आप पॉइंट ए से रीलोकेट करके पॉइंट बी पर आ गए, और साथ में आपका फेस डायरेक्शन चेंज हो गया है। दो चीज़ें साइमल्टेनियस हुई हैं यहाँ पर, रीलोकेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड द चेंज ऑफ फेस ऑफ द बॉडी। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं, इसको ऐसे माना जा सकता है न्यूमेरिकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बॉडी है पहले वो रीलोकेट हुई, और जब वो पहले रीलोकेट हुई तो उस टाइम उसका फेस डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वी विल रीलोकेट इट एंड द फेस इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन, एंड देन आफ्टर रीलोकेशन यू कैन थिंक दैट बॉडी नाउ चेंजेस द फेस डायरेक्शन by rotation. So now you will turn the body, you will rotate the body, and this is. So you get the same result. Right? So a normal motion of person can be divided in two parts now. Part 1, in which the person can be assumed to be sliding only. पर्सन सिर्फ स्लाइड करेगा, v स्पीड से मान लेते हैं, और वो v स्पीड से स्लाइड करके a से b जाएगा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 में आप ये मान सकते हो कि नाउ पर्सन स्लाइड नहीं कर रहा, नाउ पर्सन अपने बॉडी के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, इट इज़ रोटेटिंग। और ये कितने एंगल रोटेट कर रहा है? तो ये रोटेट कर गया 180 डिग्री, बिकॉज फेस जो उस तरफ था अब एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि पर्सन को मुझे उसकी खुद की बॉडी के अबाउट 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। सो अगर आप देखो तो यहाँ दो चीज़ें हुई हैं। जब ए से बी तक वो पर्सन सर्कुलर पाथ पर गया, और हम ये मान लेते हैं कि उस सर्कुलर पाथ पर वो v स्पीड से चल रहा था, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ पे वो v स्पीड पे चला। तो अगर कोई पर्सन ए से बी v स्पीड से गया है और रेडियस ऑफ सर्किल r है, तो उस सर्किल पर वॉक करने की, उस सर्किल पर स्लाइड करने की जो एंगुलर स्पीड होगी वो आप लिख सकते हो v/r। सर्किल पे स्लाइड करने वाली एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v/r। उसके बाद क्या होगा, ये पर्सन जब ऐसे स्लाइड कर गया, v/r की एंगुलर स्पीड से स्लाइड करके v पॉइंट तक आ गया। अब ये पर्सन अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पर, तो जहाँ पर भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उससे एक एक्सिस मान लेते हैं ऐसे, जो थ्रू द बॉडी पास होगी। और अब हम ये मानेंगे कि ये बॉडी उस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री टर्न हुई है, तो एक और एंगुलर स्पीड होगी इस वाली एक्सिस के अबाउट, राइट। बॉडी का अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर स्पीड होगी, और ये भी 180 डिग्री टर्न हो रहा है। तो आप ए से बी जा रहे हो तो भी आप सर्किल पर 180 डिग्री टर्न कर रहे हो, और पर्सन अपनी बॉडी के अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो भी 180 डिग्री कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हुई हैं। यानी कि जितना टाइम आपने ए से बी जाने में लिया था उतने ही टाइम में ह्यूमन बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घूम रही है। दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो अगर ये सेम टाइम के अंदर सेम एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पर्सन के अपनी बॉडी के अबाउट रोटेट करने की एंगुलर स्पीड, मतलब ये वाली एंगुलर स्पीड जिससे ये पर्सन घूम रहा है ना, पर्सन की अगर फेस फॉरवर्ड है और इसको आप ऐसे ऐसे घुमाते चले जा, रोटेट कर रहे हो, तो ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से अपने बॉडी के अबाउट रोटेट कर रहा है? तो अपनी बॉडी के अबाउट रोटेट करने की जो एक्सिस होगी, ठीक है, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये एक्सिस थी और इस एक्सिस के अबाउट ये पर्सन ऐसे 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 स्पिन कर रहा है, तो इसकी स्पिनिंग एंगुलर वेलोसिटी और सर्किल पर चलने की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बिकॉज सेम टाइम के अंदर, इन द सेम टाइम वो सेम एंगल से टर्न कर रहा है।
राइट। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? तो अब आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो जो स्फीयर है वो हमारे इस तरीके पर्सन जैसा हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो स्फीयर है वो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एज पर द क्वेश्चन दिस स्फीयर इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ स्पीड v। तो थिंक एज दिस पर्सन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, और हम ये स्फीयर का फ्रंट फेस होगा हमारी तरफ, राइट। अगर आप सोच के आओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। क्वेश्चन में टाइम लगेगा सॉल्यूशन में, बट कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। सपोज ये जो स्फीयर है, हम ये मान लें कि इसके अंदर ऐसे 2 आंखें लगी हुई हैं, ये चेहरा लगा हुआ है इसका। तो अब आप बताओ, जब ये स्फीयर चलेगा और स्लाइड करेगा तो 180 डिग्री टर्न करने के बाद इस स्फीयर का जो फेस होगा, आप खुद समझ सकते हो कि इसका जो फेस होगा वो बैक साइड होगा। इसकी जो आईज़, माउथ, जो भी है, टीथ वगैरह, वो उस तरफ आएगा, दूसरे साइड चला जाएगा। बिकॉज जस्ट लाइक पर्सन की तरीके से होगा ऐसे। तो दैट मीन्स आप क्या मान सकते हो, हम इस सिचुएशन को कैसे मानेंगे देखना है। इस सिचुएशन को किस तरीके से इमेजिन करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर लगाते हैं कि मान लिया ये स्फीयर यहाँ से यहाँ आ गया, मान लिया, और वो स्फीयर जब यहाँ पर आया तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि उसका फेस जिस तरफ था उसी तरफ हुआ। ऐसे मान लो आप कि जैसे फेस था वैसे ही हुआ। तो आप ये मान सकते हो कि ये स्फीयर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ स्लाइड हुआ है, स्लाइड। तो जब ये सिर्फ स्लाइड करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m v², बिकॉज स्लाइड हो रही है। देन मैं क्या मानूंगा कि इस एक्सिस के अबाउट, जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी करेगा 180 डिग्री, ताकि इसका जो फेस अभी आपको फ्रंट साइड दिख रहा है, एक्चुअल कंडीशन में वो फेस बैक साइड पे होना चाहिए। बिकॉज जब आप एक्चुअल में चलते हो सर्किल के ऊपर तो आपका फेस डायरेक्शन भी बदलता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इस तरीके से मानो कि लेट इमेजिन करते हैं कि पहले बिना फेस डायरेक्शन चेंज किए चले गए और फिर हम फेस डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो जब हम फिर से फेस डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो ओमेगा होगा, ये ओमेगा वही ओमेगा होगा जिस ओमेगा से सेंटर ऑफ मास इस सर्किल पे चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास जिस ओमेगा से यहाँ सर्किल पे चल रहा है यही ओमेगा यहाँ पर भी है। और ये वाला ओमेगा निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास की v स्पीड है और वो r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला ओमेगा तो आप निकाल सकते हो। बिकॉज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल R विद स्पीड v, सो द एंगुलर स्पीड विल बी v/r। तो हम ये मानेंगे कि ये बॉडी उसी एंगुलर स्पीड v/R से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन कर गई। तो इस स्पिन करने की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या लिखेंगे, तो प्लस स्पिन करने की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। स्फेरिकल बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी तो स्फेरिकल नहीं है, बट इस क्वेश्चन में आपकी स्फेरिकल बॉडी है। सो इट इज़ 2/5 m, उसका r² रेडियस गिवन है। और ये जो ओमेगा स्पिन करने वाला है, दिस इज ओमेगा ऑफ स्पिन, ओमेगा s कर दे रहे हैं इसको, स्पिन वेलोसिटी, दिस इज v/R। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार सुनिएगा, बार बार समझने की कोशिश करिएगा जो यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ। और मैं फिर क्लियर कर दूँ, मेरा पर्पस सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर लाने का नहीं है। बिकॉज अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लाना होता तो शायद इस वीडियो के अंदर पहले 5-6 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया होता। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बेसिकली JEE एडवांस 2012 का जो पैराग्राफ है उसकी भी हेल्प कर रहा हूँ, और प्लस एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन को आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो ये भी समझा रहा हूँ। प्लस अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, इन दो के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि ये स्फीयर रोल कर रहा है, तो ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट, ये जो OA एक्सिस है इसके अबाउट भी रोटेट करेगा, बिकॉज रोल कर रहा है ना। तो अगर कोई चीज़ रोल करेगी तो वो अपने इधर वाली एक्सिस के अबाउट भी तो स्पिन करेगी रोल करने पर। तो ये जो ओमेगा रोलिंग वाला होगा, ओमेगा ऑफ रोलिंग, ये भी एक आएगा, और उस वजह से एक और काइनेटिक एनर्जी इसके पास आएगी जो रोल करने की वजह से आएगी, तो वो आएगी हाफ। और रोलिंग वाली जो एक्सिस है वो भी स्फीयर की डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट भी 2/5 m r² होगा। बट ओमेगा रोलिंग का जो कंडीशन है वो याद करो ज़रा। ओमेगा रोलिंग के लिए आप क्या कहते हो कि दैट v, जिस स्पीड से इसका सेंटर आगे बढ़ रहा है वो v इक्वल टू इसका रेडियस r
एंड इसकी ओमेगा जो रोल करने वाली ओमेगा है। तो ओमेगा रोलिंग की जगह पर आप पुट कर सकते हो v अपॉन स्मॉल r होल स्क्वायर, एंड दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। और अगर इसको आप रीअरेंज करते हो, पूरा सॉल्व करते हो, तो ये रिजल्ट आपके सामने कुछ ऐसा आएगा 7/10 mv² इन ब्रैकेट 1 + 2/7 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। राइट, ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। सो प्रॉब्लम 1.267 फ्रॉम आई इरडो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के तरीके मैंने कहा और भी हो सकते थे, बट अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा उस जेईई एडवांस 2012 के पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए। आपको फिर इस बात को समझना पड़ेगा कि एक जनरलाइज्ड मोशन वो होता है जहाँ पर हम स्लाइड भी कर रहे होते हैं और बॉडी रोटेट या टर्न भी कर रही होती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड जनरलाइज्ड मोशन इज सिंपली अ मॉर्निंग वॉक इन अ सर्कुलर स्टेडियम। During a morning walk, the person moves from one place to the other place, and the direction of the face of person or the direction of the back of person changes. So, to simplify this motion, we can think of the whole motion in two parts. During the first part, you can think as if the person is just sliding himself or herself. The person just sliding. And when the person will just slide, you can call it a translatory motion. And then the second part of motion, you can think as if the person now rotates about axis which passes through center of mass of that body. Right? So there are two motions, one sliding, second rotation about axis which passes through center of mass. और ये एक्चुअल में साइमल्टेनियस होंगे। इन रियलिटी बोथ मोशंस आर साइमल्टेनियस, बट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स you can split the complicated motion in two parts, sliding part and rotation part. So यही मैंने किया है कि पहले स्फीयर का स्लाइडिंग मोशन लिया, फिर स्फीयर को अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट टर्न कर दिया है, तो ये दो हो गए। बट इसमें एक थर्ड मोशन एडिशनल है, वो रोल करने वाला है, बिकॉज पर्सन जब वॉक करेगा तो उसमें रोलिंग तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पर्सन ऐसे ऐसे करके चलेगा उछलता हुआ, गुलाटी मारता हुआ। सो इस वजह से आपके पास ये तीन टर्म्स काइनेटिक एनर्जी के बनेंगे और ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी पार्ट्स आ सकते हैं, राइट, विच इज एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम रिलेटिव टू दिस पॉइंट ओ, ये पूछा जा सकता है। और जो जेईई एडवांस 2012 का पैराग्राफ है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के कंटिन्यूएशन में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं फिर से लूँगा और वहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व नहीं करेंगे। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस असेंबली रिलेटिव टू पॉइंट ओ। और अगर मैं इस कंसेप्ट को समझता हूँ तो मुझे जेईई एडवांस 2016 का जो रोटेशनल मैकेनिक्स पैराग्राफ है, सॉरी मल्टीपल करेक्ट, वो भी बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार देखो, और ये जो कंसेप्ट है स्टेडियम वाला, अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो। सो ट्राई करिएगा समझने के लिए, एंड आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना आपको कि अगर ये मेथड समझ आया है कि नहीं समझ आया। अदरवाइज़ फिर मेरे पास एक दूसरा मेथड है, वो मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।